हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस स्टोरी का पार्ट 43 और 44 लेके आ चुका हूं और बिना किसी डीले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है। अरे अरे अरे, जरा उन दोनों को तो देखो। उनकी नज़दीकी देखकर लगता है कि उनके बीच जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने तो ये भी सुना है कि इस नए काउंटी डिफेंडर वू के घर पर पहले से ही एक बला की खूबसूरत पत्नी है। ये सोचकर वाकई बड़ी हैरानी होती है कि इतना सब होने के बाद भी उसे अभी तक इस तरह की चीज़ों और बाहर मुंह मारने का शौक है। वू जी गंभीर स्वर में चिल्लाया, सभी लोग ध्यान दें। आज का काम चुनौतीपूर्ण है, इसलिए जमकर मेहनत करें। कांस्टेबल शुन, आप अपने आदमियों को साथ लें और मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश जारी रखें। कांस्टेबल ही, जितने भी लोग मारे गए हैं उन शवों को सम्मानपूर्वक दफनाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। याद रखें, महामारी को फैलने से रोकने के लिए गड्ढों को और भी अधिक गहराई तक खोदें। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सैनिकों ने एक साथ उत्तर दिया, जी हाँ हुजूर, जैसा आप कहें। वूझी ने आगे बढ़कर उनके कंधों पर हाथ रखा। भाइयों, आज आप सभी ने अपनी क्षमता से बढ़कर मेहनत की है। ये लो चांदी की एक पूरी ईंट। काम खत्म होने के बाद इससे अपने लिए थोड़ी अच्छी शराब खरीद लेना और थकान मिटाना। सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या, असली चांदी? अरे बापले, हमारे काउंटी रक्षक वो तो उम्मीद से कहीं ज्यादा दयालु और विनम्र हैं। मालिक, अब से हम आपके हर छोटे बड़े आदेश को पत्थर की लकीर मानकर पालन करेंगे। अगर आप हमें पूरब जाने को कहेंगे तो हम जैसे तुच्छ प्राणी सपने में भी कभी पश्चिम की दिशा में कदम नहीं रखेंगे। पृष्ठभूमि में निराशा का माहौल है। देलाई गांव के आसपास कुछ बचे हुए ग्रामीण डरे सहमे खड़े हैं। वूझी ने पूछा, क्या यहाँ का बाओझांग मौजूद है? उसे बुलाओ। जैसे ही मुखिया आया, वूझी ने नक्शा फैलाया। सब लोग बाहर आओ और मेरी बात सुनो। मैं नया काउंटी रक्षक वूझी हूं। मैंने सुरक्षा के लिए एक विशेष खाका तैयार किया है। आप सभी ग्रामीणों को निर्देश दें कि वे अपने घरों को ठीक इसी खाके के अनुसार खोदना शुरू करें। इसके बाद आसपास की दूसरे बाओझांगों से भी तुरंत संपर्क करो। मैं चाहता हूं कि पूरे यांगू के अधिकार क्षेत्र में हर गांव एक मजबूत किला हो और हर घर एक चौकन्ना प्रहरी हो। मुखिया ने सिर हिलाया। अच्छा, बहुत अच्छा विचार है मालिक। वूझी ने मन ही मन सोचा, ये सुरंग युद्ध की रणनीति है। सुरंगों के भीतर से हजारों की संख्या में घात लगाकर हमला करना ही सबसे कारगर हथियार है। अब से चाहे क्रूर डाकू हो या कोई जिन की सेना, मैं तुम सबको अपने इस जनयुद्ध के विशाल और अथाह सागर में डुबो दूंगा। वूझी को डाकुओं का सफाया करने के लिए गांव गए आज तीसरा दिन था। पान जिनलियन व्याकुल होकर हर शाम उसी चौराहे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती थी। 3 दिन बीत गए हैं, मुझे पल भर के लिए भी चैन नहीं है। पता नहीं मेरे डालांग को कहीं कोई चोट तो नहीं लगी होगी। हम पहले ही कितनी अच्छी और सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे, फिर उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने के लिए जाने की क्या जरूरत थी? पास खड़ी चुनलान ने उसे दिलासा दिया, बहन, तुम यहाँ लगभग एक शिचैन 2 घंटे से खड़ी हो। अब ओस गिर रही है, वापस घर चलो और आराम करो। अधिकारी महोदय एक नेक इंसान है, उनके साथ ईश्वर की सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी। जिनलियन की आंखों में आंसू आ गए। चुनलान, तुम्हें अंदाजा नहीं है वे डाकू कितने खूंखार और निर्दयी हैं। क्या उन्हें सचमुच इस काउंटी का रक्षक बनना ही था? हमारे लिए तो दूध वाली चाय का व्यवसाय करना ही बहुत अच्छा था। वो सुरक्षित भी था और स्थिर भी। उसने अतीत को याद करते हुए कहा, 9 साल की उम्र में मुझे एक धनी परिवार में मामूली नौकरानी बनाकर बेच दिया गया था। बाद में मालिकिन की ईर्ष्या की आग के कारण उसने जबरदस्ती मेरी शादी डालांग से करवा दी। अगर डालांग सिर्फ कद में छोटा होता तो मैं सह लेती, लेकिन तब वो पूरी तरह से निकम्मा और रीढ़ विहीन भी था। जब स्थानीय गुंडे मुझे सरेआम परेशान करते थे तो वो लड़ने के बजाय केवल उनसे बचकर भागता रहता था। इसी डर की वजह से हम किंगहे काउंटी छोड़कर यांगू भाग आए थे। लेकिन किस्मत देखो, हर जगह दुष्ट लोग भरे पड़े हैं। यहां पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद जब वो शाओबिंग बेच रहा था तो सुरक्षा शुल्क न देने पर गुंडों ने उसे अधमरा होने तक पीटा। लेकिन लेकिन उस दिन के बाद से मेरा डालांग पूरी तरह से बदल गया। वो अब सौम्य है, विचारशील है और उसे बखूबी पता है कि अपनों की देखभाल कैसे करनी है। मुझे आज भी याद है जब उसने प्यार से कहा था, महोदया, जरा अपना मुंह खोलिए, मैं आपको खिलाता हूं। अब मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि मैं डालान के साथ एक लंबा और खुशहाल जीवन बिताऊं और उनके लिए एक सुंदर पुत्री या पुत्री को जन्म दूं। तभी गलियों में शोर मचा। बहनों, जल्दी देखो, कोई वापस आ गया है। जल्दी देखो, ये हमारे बहादुर नए काउंटी डिफेंडर लॉर्ड वू लौट आए हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने अकेले ही अपनी तलवार से 10 से अधिक डाकुओं को मौत के घाट उतार दिया। अब मैनेजर वू के चेहरे का तेज देखकर लगता है कि वे वाकई किसी महान वीर से कम नहीं दिखते। भीड़ को चीरते हुए वूझ ही आगे आया। उसकी नजरें जिनलियन को ढूंढ रही थीं। जिनलियन, देखो, मैं वापस आ गया हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे खरोंच तक नहीं आई।
जिनलियन दौड़कर उनके सीने से लग गईं और रोते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें घर लौटने का रास्ता मिल ही गया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे बिना ये पिछले कुछ दिन मैंने सिसक सिसक कर कैसे गुजारे हैं। चलो अब हम ये काउंटी रक्षक की नौकरी छोड़ देते हैं, ठीक है? हम फिर से शांति से अपनी शाओबिंग की छोटी सी दुकान चलाएंगे। हम मेहनत करेंगे और ज़्यादा चांदी कमाएंगे, वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। अगर तुम्हें ज़रा सी भी खरोंच आ गई तो मैं क्या करूँगी? वूझी ने उसे सहारा दिया। जिनलियन, मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए कितनी चिंतित हो, लेकिन वे डाकू मासूम लोगों को बेरहमी से सताते हैं। उन्होंने तो छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए उनकी आंतें तक बाहर निकाल दी। मैं इस काउंटी का रक्षक किसी पद या लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने यांगू के इन बेगुनाह आम लोगों की रक्षा के लिए बना हूं। लेकिन तभी एक बहन, आपके पति तो किसी दिव्य नक्षत्र से धरती पर अवतरित एक दिव्य तारा है। वे तो साक्षात ईश्वर का रूप धरकर आम लोगों को इस नरक से बचाने आए हैं। जिनलियन ने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर डालांग को कुछ हो गया तो मैं भी एक पल नहीं जी पाऊंगी। इसलिए डालांग, जब भी आप बाहर काम पर जाएं तो अपनी सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दीजिएगा। वूझी भावुक हो गया। तुम्हारी ये ममता भरी बात सुनकर ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों में रेत सी चली गई हो। खैर, मैं आप सभी को एक खास शख्स से मिलवाना तो भूल ही गया था। उसने अपने पीछे खड़ी एक महिला की ओर इशारा किया। ये है हमारी नई कांस्टेबल सुन अर्नियांग। भीड़ में से किसी ने चुटकी ली। बधाई हो डालांग, बहुत बहुत बधाई। लगता है मैदान फतह करने के साथ साथ तुमने एक और खूबसूरत लड़की का दिल वश में कर लिया है। वूझी ने सफाई देते हुए कहा, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो महज मेरी एक सहकर्मी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यामेन में हर तरफ बदबूदार और उज्जड़ मर्दों की भरमार है, इसलिए एक शालीन महिला होने के नाते वो वहां नहीं रह सकती। वो फिलहाल कुछ समय के लिए हमारे घर में ही रहकर काम चलाएगी और जैसे ही उसे रहने के लिए कोई उपयुक्त जगह मिल जाएगी वो तुरंत यहाँ से चली जाएगी। ओह, क्या सच में ऐसा ही है? मुझे तो बस इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं डालंग का मन न बदल जाए और वो उसे यहाँ से जाने ही ना दे। सन एरनियांग ने विनीत भाव से सिर झुकाया। ये निश्चित रूप से मेरी भाभी ही होंगी। इनकी प्रतिष्ठा और गुणों की चर्चा वाकई सराहनीय है और इनकी अलौकिक सुंदरता तो प्रसिद्ध सुंदरी डियाओ चांद से मिलती जुलती है। पान जिनलियन ने नरम पड़ते हुए कहा, चूंकि वो डालंग की सहकर्मी है तो अगर वो कुछ दिनों के मेहमान के तौर पर हमारे घर पर रुकती है तो मुझे इसमें कोई बड़ी दिक्कत नजर नहीं आती। रात का समय काफी बीत चुका है और चारों ओर सन्नाटा है। सब लोग गहरी और निश्चिंत नींद में सो रहे हैं। सन एरनियांग ने दबे पांव चलते हुए सोचा, घुसपैठ पूरी तरह सफल रही। वू डालंग, आज की रात मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना शिकार बना लूंगी। वूझी अचानक चौंक कर उठा। अरे अरे, तुम ये क्या कर रही हो? पागल मत बनो। जिनलियन और बाकी सभी लोग हमारे ठीक बगल वाले कमरे में ही सो रहे हैं। एरनियांग ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, वे हमारे जितने करीब होते हैं मैं अंदर से उतना ही अधिक उत्साहित महसूस करती हूँ। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने आज रात के खाने में थोड़ा खास मसाला मिला दिया था। वो इतनी जल्दी गहरी नींद से नहीं जागेंगे। मैंने सुना है कि हमारे काउंटी डिफेंडर वू के पास चिकित्सा का भी उत्कृष्ट कौशल है। एरनियांग हाल के दिनों में आंतरिक गर्मी, कब्ज और बवासीर की समस्या से बहुत पीड़ित है। मुझे आश्चर्य है कि क्या महान काउंटी डिफेंडर वू के पास इस लाइलाज बीमारी का कोई सटीक इलाज है? वूझी ने पेशेवर अंदाज में कहा, इलाज तो है, लेकिन मुझे पहले ये बारीकी से देखना होगा कि ये आंतरिक बवासीर है या बाहरी बवासीर। एरनियांग ने पास आते हुए कहा, चलो भी, अब देर मत करो। मुझे काउंटी डिफेंडर वू है इस विनम्र और पीड़ित अधिकारी की गहन जांच करने के लिए कहना ही होगा। जांच के बाद वूझी बोला, आपको तो मिश्रित बवासीर की गंभीर समस्या है, लेकिन घबराओ मत। मेरे पास एक ऐसा अविनाशी वज्र मूसल है जो बारिश के पानी के संपर्क में आते ही फैलता है, जिससे इस कठिन बीमारी का जड़ से इलाज संभव है। एरनियांग ने हैरानी से पूछा, ऐसा कैसे? चलो भी, अब शुरू करो। सहजता और अद्वितीय कौशल से प्रेरित होकर वूझी ने 100 परिवर्तनों की दिव्य यात्रा की तकनीक अपनाई और फिर शुरू हुआ अजेय पवन और अग्नि चक्र का प्रहार। लाला लाला, क्या बाहर तेज ठंडी हवा चल रही है? उधर वृद्धा वांग बेखबर होकर इस समय अपनी चाय की चुस्कियां ले रही हैं। धिक्कार है, ये प्रभाव इतना तीव्र है कि मैं बड़ी मुश्किल से ही खुद को काबू में रख पा रहा हूं। ये चमत्कार कैसे होता है? क्या महज दवा लगाते ही इतनी पुरानी बीमारी पल भर में ठीक हो जाती है? मैं आखिरकार पूरी तरह स्वस्थ हो गई हूं। अब से मेरा ये जीवन ग्रैंड मास्टर वू की सेवा के लिए समर्पित है।
सिस्टम अलर्ट। सन एयर नियांग की लोकप्रियता बढ़कर 100% हो गई है। विशेष क्षमताएं अनलॉक। सन एयर नियांग की अनूठी प्रतिभा। यक्ष का बैल काटने का चाकू। किसी भी शक्तिशाली जानवर के सबसे कमजोर बिंदुओं को कुशलतापूर्वक ढूंढने में माहिर। संयोजन बंधन। लियांगशान की महिला सेनापति। अनलॉक करने की शर्त। सन एयर नियांग, हु सन नियांग और गु दासाद की लोकप्रियता 80 या उससे अधिक होनी चाहिए। प्रभाव। युद्ध के मैदान में सभी महिला सैन्य अधिकारियों की आक्रमण शक्ति में 15% की प्रभावशाली वृद्धि होगी। ज़ीमैन किंग गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाया, क्या उस 3 इंच मामूली नीच ने सचमुच मेरी बेटी को चूमा था? ज़ीमैन डेजी, क्या तुमने जानबूझकर उस साधारण चाय सूप बेचने वाले नीच आदमी को अपना फायदा उठाने दिया? डेजी रोते हुए बोली, पिताजी, आपकी बेटी ने ऐसा जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया। आपकी बेटी तो पानी में गिरने के तुरंत बाद ही होश खो बैठी थी और बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी? बेहोश होने के बाद भी तुमने किसी पराये मर्द को अपने मुंह पर चुंबन करने दिया ताकि वो तुम्हें होश में ला सके? क्या तुम मुझे 3 साल का नादान बच्चा समझती हो जो तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लेगा? पिताजी, भगवान के लिए अपनी बेटी पर विश्वास कीजिए। ज़ीमैन ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, लेकिन उन तमाशबीन लोगों का क्या जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा? वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, ये महज एक बहाना है। तुम दोनों एक दूसरे के मुंह से मुंह मिलाकर सांसें ले रहे थे। मैं ज़ीमैन किंग अब समाज में अपना चेहरा कहाँ दिखाऊंगा? पिताजी, यहाँ तक कि काउंटी मजिस्ट्रेट ने भी अपनी जांच में यही कहा कि वो तो बस मुझे डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या वो तुम्हें बचाएगा? मुझे तो ये सब खुद को और खानदान की इज्जत को बर्बाद करने की एक साजिश जैसा लगता है। तुम्हारा पिता बड़ी मुश्किल से अपने काले अतीत से मुक्त होने में कामयाब हुआ था और सफलता की ऊंची सीढ़ी करने ही वाला था, लेकिन तुमने अपनी इस एक हरकत से सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, कमीनी। आह, आह पिताजी, बस कीजिए, कृपया मुझे मारना बंद कीजिए। आपकी अभागिन बेटी अब समझ गई है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है।